नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, एक दौर वो था 1975 का जब घोषित रूप से इमरजेंसी लगाई गई थी और लाखों लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इंदिरा गांधी तानाशाही और हिटलरशाही को अंजाम दे रही थी और लोकतंत्र खतरे में आ गया था। लगभग वही दौर आज का भी है, बस अंतर केवल इतना है कि आज अघोषित आपातकाल लगा हुआ है और उस समय 25 जून 1975 को घोषित आपातकाल लगा था। अघोषित आपातकाल की शुरुआत 2014 से ही मानी जाती थी, जब आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और दक्षिणपंथी सरकार बनी है। उसके बाद से देश को बेचने की जो साजिश रची जा रही है, उसके बाद से देश के नागरिकों की नागरिकता खत्म करने की जो कोशिश की जा रही है, उसके बाद से किसानों की संपत्ति, उनका खेत द्वार, बाग बगीचा, सब कुछ कारपोरेट को सौंप देने की जो साजिश रची जा रही है, क्या ये सब इमरजेंसी में नहीं आता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जिस तरह से नोटबंदी की गई, जीएसटी को लाया गया, और सबसे बड़ी चीज हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के लिए सांप्रदायिकता का माहौल जिस तरह से 2014 से फैलाया जा रहा है और एक धर्म विशेष के खिलाफ जिस तरह से आवाज बुलंद की जा रही है, उसका नरसंहार करने की बात कही जा रही है, काट डालने, मार डालने की बात खुल्लम खुल्ला कही जा रही है धर्म संसद में, और सरकार मौन है। भारतीय संविधान का विकल्प पेश किया जा रहा है धर्म संसद में, भगवा संविधान लागू करने की बात कही जा रही है धर्म संसद में, और वे अपराधी जो ऐसे बयान जारी करते हैं वे खुला घूम रहे हैं। और तीस्ता सीतलवार जैसी सामाजिक कार्यकर्ता, जुबेर अहमद जैसे निष्पक्ष पत्रकार को रातों रात गिरफ्तार कर लिया जाता है और विभिन्न धाराओं में इनके ऊपर मुकदमा लगा दिया जाता है, जबकि गोदी मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कितना झूठ फैला रही हैं, कितने गलत समाचार बना रही हैं, कितना प्रोपोगंडा कर रही हैं, इनकी तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं है। अगर वही जुबेर अहमद राजकुमार होता, मतलब कि हिंदू होता, तो शायद उसके साथ ये कार्रवाई नहीं होती। मुसलमान है और उसने नूपुर शर्मा के उस बयान को जो टीवी चैनल पर दिया था, उसने शेयर कर लिया। इसकी वजह से उसके खिलाफ माहौल बनाया और उसको तमाम अन्य धाराओं में उसके पिछले ट्वीट को निकाला गया, देखा गया, और उसके आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। दिल्ली पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन जब ऊपर से ऑर्डर मिलेगा, गृह मंत्रालय ऑर्डर देगा, तब तो काम करना ही पड़ेगा। और गृह मंत्री कौन है, इसे आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। तो जिस तरह से एक धर्म विशेष को निशाना बनाया जा रहा है, सिर्फ धर्म विशेष नहीं, पिछड़ी जातियों को उनका हक छीना जा रहा है, पिछड़ी जातियों की जनगणना तक नहीं कराई जा रही है, दलितों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, और जिस तरह से महामारी उत्पन्न हुई और महामारी में लाखों लोग मारे गए, उन आंकड़ों को छिपाया गया, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल जीरो था, इसलिए इतनी ज़्यादा मौतें हुई हैं। तो साथियों, आज हमारा देश पहले वाली महामारी, पहले वाली आपातकाल से कहीं ज़्यादा गंभीर है और आपातकाल की, अघोषित आपातकाल की आग में झुलस रहा है। 25 जून 1975 की रात जो इमरजेंसी लगाई गई थी, तो उस समय फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे, और सिर्फ एक वजह से नहीं, इतिहास में हमें बताया जाता है कि चुनाव हारने की वजह से, रायबरेली में और कोर्ट में हार होने की वजह से, चुनाव जीतने की वजह से और कोर्ट में हारने की वजह से
इमरजेंसी लाई गई थी, लेकिन सिर्फ एक ही कारण नहीं था, बहुत से कारण थे। लेकिन सबसे बड़ा कारण यही था कि 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने रायबरेली सीट को जीता था और उनके प्रतिद्वंदी राज नारायण थे, जो सोशलिस्ट पार्टी के थे और अपने को हनुमान कहते थे, साधु वेश में योगी जी की तरह रहते थे और चुनाव लड़े थे। चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने इंदिरा गांधी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर के आरोप लगाया कि इन्होंने नाजायज तरीकों से चुनाव जीता है, बैलेट को इन्होंने बदल दिया है और फर्जी बैलेट की वजह से और सरकारी मशीनरी की वजह से इन्होंने चुनाव जीता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और 14 प्रकार के आरोप लगाए गए इंदिरा गांधी के ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट में। 14 में से 2 आरोप सही साबित हुए थे। वे 2 आरोप थे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग और दूसरा आरोप था यशपाल कपूर, जो कि एक सरकारी अधिकारी थे, उनको उन्होंने अपना चुनाव अधिकारी के रूप में, चुनाव मैनेजर के रूप में नियुक्त किया था। यही 2 आरोप पाए गए थे और इसके आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया था। रातों रात पूरे देश में तूफान मच गया, हाहाकार मच गया। इंदिरा गांधी के खिलाफ आवाजें उठने लगी, गली गली में शोर है, इंदिरा गांधी चोर है, इस तरह के नारे उछलने लगे और पूरा देश आंदोलनकारी हो गया। और दूसरा कारण था प्रिवी पर्स। प्रिवी पर्स वह चीज है, आजादी के बाद सरदार पटेल ने जिस तरह से रियासतों का भारतीय संघ में विलय किया था, उसके बाद उन रियासतों, उन राज्य रजवाड़ों को एक पेंशन के रूप में एक राशि देना सुनिश्चित किया गया था। उसी पेंशन राशि का नाम प्रिवी पर्स था और वह प्रिवी पर्स भारत की आर्थिक व्यवस्था पर, आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव डाल रही थी। तो उस प्रिवी पर्स को हटाने के लिए इंदिरा गांधी ने पहल किया, लेकिन उस समय के सियासत में राज्य रजवाड़े जो थे, राजनीति में जो थे, वो चाहे माधवराज सिंधिया रहे हों और वो चाहे नवाब पटौदी रहे हों, तमाम ऐसे लोग थे जो कि राजनीति में भी थे और राज्य रजवाड़े भी थे। उन लोगों ने इसका विरोध किया और उनके विरोध को सहन नहीं कर सकी इंदिरा गांधी। और तीसरा कारण था, उस समय भी पेट्रोल डीजल की महंगाई एकाएक उछाल पे आ गई थी और लगभग 300% तक पेट्रोल के कीमत बढ़ गए थे, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और बुरी तरह से लड़खड़ा गई थी। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में एक और मामले की हार हुई थी। दरअसल 18 जुलाई 1969 को 14 बैंकों को नेशनलाइज करने के लिए इंदिरा गांधी ने एक आदेश जारी किया था और इसका खुले तौर पर बहुत विरोध हुआ था। जितने भी बैंकों के मालिक थे, जो कि कारपोरेट थे, उन्हें यह पसंद नहीं था और उसमें से ज़्यादातर उच्च घराने जो उस समय के कारपोरेट थे वही थे, तो उनका विरोध झेलना पड़ रहा था, आंदोलन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो यही 4-5 कारण थे जिसकी वजह से इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को इमरजेंसी की घोषणा किया था। रातों रात राष्ट्रीय स्तर के, मध्यम स्तर के छुटभइये नेता जेलों में ठूस दिए गए थे। जिस दिन इमरजेंसी लागू हुई थी 25 जून 1975 को, सबसे पहले जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार किया गया, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, बाबू जगजीवन राम, तमाम नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया था रातों रात। और रात में न्यूज़पेपर न छप सके, इसके लिए बिजली काट दी गई थी सारे अखबारों के दफ्तरों से। और इस तरह से
जो अफरा तफरी मची थी और जो माहौल उत्पन्न हुआ था, उससे इंदिरा गांधी की बहुत फदीहत हुई थी और उन्हें एक तानाशाह के रूप में देखा गया था। उस समय की इमरजेंसी के बहुत से कारण थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, और उस इमरजेंसी के दौरान आरएसएस को, जमाते इस्लामी को बैन कर दिया गया था, क्योंकि ये सांप्रदायिक संगठन थे और ये सांप्रदायिकता फैला सकते थे, इसलिए इन्हें बैन किया गया था। संजय गांधी ने उसमें एक और कील जोड़ दी थी, वो थी नसबंदी। धर पकड़ करके जबरन लोगों की नसबंदी की जाती थी, और नसबंदी की सबसे बड़ी वजह थी कि देश की जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या को रोकने के लिए सिर्फ यही एक रास्ता है कि लोगों की नसबंदी किया जाए। इस तरह से नसबंदी से भी गांव की जनता, शहरों की जनता नाराज हो गई और राजनीतिक कारणों से पूरे देश की जनता नाराज हो गई और इंदिरा गांधी के खिलाफ एक बहुत बड़ा माहौल बना। रायबरेली चुनाव हाई कोर्ट में हारने के बाद इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में इसे ले गई और वहां पर भी इन्हें हार हुई थी। सिर्फ 2 आरोप सिद्ध हुए थे। पहला आरोप सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग और दूसरा आरोप यशपाल कपूर जैसे सरकारी अधिकारी को चुनाव अधिकारी के रूप में बनाया जाना। इस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट बरकरार रखा और कहा कि अगले निर्णय तक, अगली हियरिंग तक प्रधानमंत्री बनी रह सकती हैं और वैसे इन्हें प्रधानमंत्री पद से सांसद पद से बर्खास्त किया जाता है। और ये एक बहुत बड़ी घटना थी। न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच बहुत बड़ा जंग था और इस जंग को जीतने के लिए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया और उसके साथ में और कई कारण थे जो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे प्रिवी पर्स हुआ, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और इसी बीच जॉर्ज फर्नांडीज ने रेलवे में 3 दिन की स्ट्राइक की थी और वह स्ट्राइक बहुत बड़ी थी। लगभग 16 लाख लोग उसमें शामिल हुए थे और इंदिरा गांधी के खिलाफ ऐसे नारे इजाद किए गए, ऐसे नारे गढ़े गए जिससे कि इंदिरा गांधी खफा हो गई और कांग्रेस उस समय की खफा हो गई थी। तो कई कारण थे जिसकी वजह से इमरजेंसी लगाई गई। और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी की जब हिटलर शाही बढ़ रही थी उसी समय जयप्रकाश नारायण ने पटना यूनिवर्सिटी से शुरुआत किया था युवा आंदोलन की और उन्होंने युवाओं को संबोधित किया। पूरे देश भर के युवाओं ने जेपी के छत्र छाया में आकर के इकट्ठा हुए और पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया, बिहार से शुरू होकर के। इसे एक समग्र क्रांति का नाम दिया गया था। उस समय इमरजेंसी के बाद इमरजेंसी का विरोध करने के लिए और इंदिरा गांधी की तानाशाही रवैये को दूर करने के लिए और इंदिरा गांधी के शासन से मुक्ति पाने के लिए जो आंदोलन छेड़ा गया था, तो 2 साल तक इमरजेंसी रही। 1977 में इमरजेंसी को हटाया गया और उसके बाद चुनाव हुआ जिसमें विपक्ष की जीत होती है। लेकिन विभिन्न धड़ों से बने हुए राजनेता, अलग अलग विचारधारा के राजनेता जब एक मंच पर इकट्ठा हुए तो आपस में जूतम पैजार शुरू हो गई। कोई प्रधानमंत्री बनने के लिए, कोई उप प्रधानमंत्री बनने के लिए। इस तरह से विभागों के बंटवारे में बहुत जहमत लेनी पड़ी सरकार को और वह उसका नतीजा हुआ कि 2 साल के अंदर वो सरकार अपने आप ही ढह गई। 1980 में फिर से लोकसभा का चुनाव हुआ और इंदिरा गांधी भारी बहुमत से जीत करके फिर से संसद में आती हैं। लेकिन इस बार जब आती हैं 1980 में
तो जो आर्थिक सुधारों का तरीका उन्होंने अपनाया था, वो चाहे प्रिवी पर्स रहा हो, वो चाहे रियासतों को फाइनेंस करने, रियासतों को प्रिवी पर्स देने की बात रही हो, और वो चाहे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण रहा हो, पहले के जैसा रवैया नहीं रहा, लचीला रवैया हो गया था, जिसकी वजह से कारपोरेट भी इंदिरा गांधी के पक्ष में हो गया और टाटा बिरला जैसे बड़े उद्योगपति इंदिरा गांधी का सपोर्ट करने लगे, ठीक वैसे जैसे आज अडानी अंबानी मोदी जी का सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से उस समय के इमरजेंसी में और आज की इमरजेंसी में मूलभूत अंतर है, लेकिन रास्ता लगभग वही है। लोगों के अंदर नफरत लगभग वही है, लोगों के अंदर सरकार से खफा होने की प्रवृत्ति लगभग वही है। इस तरह से जिस तरह से इंदिरा गांधी की तानाशाही चल रही थी, जिस तरह से इंदिरा गांधी ने अपनी बातों को मनवाने के लिए कार्यपालिका और न्यायपालिका में टकराव की स्थिति उत्पन्न कर दिया था और न्यायपालिका को दबाने के लिए इमरजेंसी को लगाया गया था, वही स्थिति लगभग आज भी है। आज भी न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मुट्ठी में बंद है। मतलब मैं कह रहा हूं, राम जन्मभूमि का निर्णय, जिस तरह से राम जन्मभूमि का निर्णय दिया गया, बाबरी मस्जिद को ढहा करके जिस तरह से वहां पर राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, तो यह पूर्वाग्रहों से ग्रसित निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का। उस समय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों सही था, लेकिन आज की तिथि में सुप्रीम कोर्ट पर भी उंगली उठ रही है और हाई कोर्ट पर भी अक्सर उंगली उठा करती है। तो जो सबसे बड़ी अदालत है उसी के ऊपर उंगली उठती है और उसी सुप्रीम कोर्ट के 4 जज निकल करके बाहर आते हैं 2018 में और कहते हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, सुप्रीम कोर्ट खतरे में है, संविधान खतरे में है। तो हमें लगता है कि शायद उस समय 1975 से ज्यादा स्थिति खराब हो गई है इस समय, जब से मोदी राज आया हुआ है। और जिन जजों ने लोकतंत्र खतरे की बात कही थी, सड़क पर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्हीं में से एक जज चीफ जस्टिस बन जाता है, रंजन गोगोई। और यही रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट का प्रमुख बनने के बाद, मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद राम जन्म मंदिर का फैसला सुनाते हैं तो फैसला एक तरफा होता है और मुसलमानों को उन्हीं के मस्जिद से जमींदोज कर दिया जाता है। पहले मस्जिद को ढहाया जाता है, उसके बाद इसे भी गलत नहीं कहा जाता है, कोर्ट द्वारा किसी को दंडित नहीं किया जाता है। जितने लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे, मस्जिद को ढहाने के बाद उन लोगों को रिहा कर दिया जाता है, उनके ऊपर उन्हें कोई दंड नहीं मिला, उन्हें कोई सजा नहीं मिली। तो इस तरह से अगर गलत न्याय होगा और गलत ढंग से गिरफ्तारियां होंगी कि जिस तरह से आज गिरफ्तारियां हो रही हैं, अभी कल परसों में मैंने बताया आपको कि तीस्ता सीतलवाड़ जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया, बेगुनाह हैं, बेकसूर हैं, सारे लोग जानते हैं। अरुंधति राय बहुत समय तक गिरफ्तार रही है, पर्यावरण कार्यकर्ता है। मोहम्मद जुबैर पत्रकार हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं, फैक्ट चेकर हैं, जो गोदी मीडिया के और जो इनके आईटी सेल के गलत समाचार वायरल होते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा जो गलत समाचार दिए जाते हैं उसका फैक्ट चेक करते थे जुबैर अहमद, और इसी की सजा उन्हें मिली कि वे फैक्ट क्यों चेक करते थे। तो इस तरह से 1975 से ज्यादा बदतर स्थिति आज की हो गई है और अंतर केवल इतना है कि 1975 में जो इमरजेंसी थी वो कार्यपालिका और न्यायपालिका के टकराव की वजह से थी, वो आर्थिक कारणों से थी, वह प्रिवी पर्स या 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण की वजह से थी। लेकिन आज की जो स्थिति आपातकाल से बदतर हो गई है,
उसमें है सबसे बड़ा कारण हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जिस तरह से घिनौनी चाल मोदी सरकार 2019 से चल रही है, उसे देश का हर कोई जानता है। 2019 में जिस तरह से CAA NRC लाया गया और इस देश के बाहर के हिंदुओं को यहां बुलाने के लिए कानून बनाया गया और इस देश के नागरिकों को की नागरिकता खत्म करने के लिए उनके प्रमाण पत्र को भी मानने से इनकार कर दिया गया। लेकिन आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में सरकार को झुकना पड़ा। तो इस तरह से लोगों के वोट के अधिकार को छीनने के लिए, लोकतांत्रिक अधिकार को छीनने के लिए, संवैधानिक अधिकार छीनने के लिए जो कुछ किया मोदी सरकार ने, उसे सब ने देखा है। इसी तरह से किसानों की खेती, किसानों की जमीन, किसानों की प्रॉपर्टी कारपोरेट के हवाले कर देने के लिए जिस तरह से 3 काले कानून लाए, उन 3 काले कानूनों के खिलाफ किसानों ने आंदोलन किया पूरे 13 महीने तक। 13 महीने के आंदोलन के बाद जब 5 राज्यों के चुनाव आते हैं और खास करके उत्तर प्रदेश का चुनाव आता है, तब जाकर के मोदी सरकार की नींद खुलती है और आकर के माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हमारी तपस्या में ही कोई कमी रह गई थी, मैं समझा नहीं पाया उनके, और देश के किसानों से माफी मांगते हैं। इसी तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जिस तरह से देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंक रहे हैं, जिस तरह से हिंदू वाहिनी जो कि योगी जी ने बनाया था, शपथ ले रही है घूम घूम करके और कह रही कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इसके लिए हम काट डालेंगे, मार डालेंगे, मर जाएंगे, कुर्बानी देंगे, कुर्बानी लेंगे। ऐसा एक बार नहीं हुआ है, कई बार हो चुका है, लेकिन इन असामाजिक तत्वों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई न हुई है और न होगी। आज लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है और पूरा भारत राष्ट्र खतरे में है। और पूरे भारत राष्ट्र को जिस तरह से भगवामय बनाने के लिए, जिस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए RSS सक्रिय है, मोदी सरकार सक्रिय है और मुट्ठी भर कट्टर हिंदू सक्रिय हैं, उसे देखते हुए यही कहा जा सकता है कि भारत की ऐसी स्थिति कभी भी नहीं रही है, 1975 में भी नहीं रही है जैसी स्थिति आज हो गई है। अंतर केवल इतना है कि उस समय आर्थिक कारणों से, न्यायपालिका के कारणों से इमरजेंसी लाई गई थी, हिटलरशाही को बढ़ावा दिया गया था, तानाशाही को बढ़ावा दिया गया था, और आज हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये सारे कर्म और कुकर्म किए जा रहे हैं। सरकार के पास इतना पैसा है कि वह विधायकों को खरीद सकती है, सांसदों को खरीद सकती है, लेकिन बेरोजगारों को पेंशन नहीं दे सकती है, सेना के लोगों को पेंशन